अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है। 25 मई को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान आज कर दिया है इमरान खान साहब ने। ज़रा प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जानेंगे कि इसके अहदाफ क्या होंगे, इसका दौरानिया अभी फ़िलहाल नहीं मालूम क्या होगा, और डिमांड सिर्फ दो हैं, जल्द इलेक्शन और दूसरा शफाफ इलेक्शन, असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके। इसके बाद बात होगी कि इस्लामाबाद मार्च के लिए हुकूमत कितनी तैयार है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी से कमर ज़मान कायरा साहब के साथ बातचीत करें, क्या हिकमत अमली होगी और किस तरह से इस लॉन्ग मार्च को टैकल करना चाहती है ये मखलूत हुकूमत। प्रोग्राम के आखिरी से में बात करेंगे सहाफ़ियों पर जो FIRs कट रही हैं पाकिस्तान के अंदर। ARY के दो सहाफ़ी साबिर शाकिर और अरशद शरीफ के खिलाफ आज के दिन मजीद जो FIRs हैं वो मंजर आम पे आई हैं। आगाज़ करते हैं। इससे पहले इमरान खान साहब ने आज फाइनली उस डेट का ऐलान कर दिया जिसके लिए वो पूरे एक महीने से बिल्डअप कर रहे थे। जलसे पर जलसा ये तारीख 2 दिन पहले अनाउंस करनी थी, लेकिन कुछ मुशावरत का वक्त लिया। आज फाइनली 5:30 बजे ऐलान कर दिया कि 25 मई को ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद होने जा रहा है। 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया है, सारे उस तरह निकले कि आपने वहां 3 बजे पहुंचना है। हमें जितनी देर वहां रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट, और इलेक्शन भी साफ और शफाफ, ये हमारी डिमांड है। हमने कोई और दूसरी चीज नहीं मानी। साथ साथ आज पैगाम दे दिया पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को, जो आर्म फोर्सेस है उनकी जो फैमिलीज को, इन सबको दावत दे दी साथ साथ इस लॉन्ग मार्च में आने की। एक और बात जो खास तौर पे उन्होंने एड्रेस की इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर आप न्यूट्रल हैं तो अब न्यूट्रल रहें। सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी मेरी आज बड़ी गौर से बात सुन रहा है। अगर कोई आपने हमें गलत तरह हमारे पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की, ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। पुलिस भी हमारी है, ब्यूरोक्रेसी भी हमारी है, फौज भी हमारी है। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। ये इस मुल्क की सालमियत, इसकी आज़ादी के लिए है। पूछा गया राना सनाउल्लाह साहब से कि भाई अगर ये लॉन्ग मार्च जो होने जा रहा है इसको तय करने का लाएअमल तय कर लिया है तो हमें भी बता दीजिए। बहरहाल उन्होंने कहा ये मखलूत हुकूमत है, सबसे मशवरा होगा, रोकना पड़ा तो रोकेंगे। ये इत्तेहादी हुकूमत है, अगर ये फैसला हुआ इनको नहीं आने देना। ये इनकी जो बढ़के सड़कें हैं ना, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, इनको घरों से नहीं निकलने देंगे, गिरफ्तार भी करेंगे, इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी। बहरहाल जो राना सनाउल्लाह साहब की बॉडी लैंग्वेज से, उनकी ज़बान से, और उसके बाद मरियम बीबी की ट्वीट में पढ़ने लगी हूँ, इससे भी अंदाजा होता है कि PMLN तो हर हाल में इस लॉन्ग मार्च को रोकना चाहती है। पीपल्स पार्टी क्या सोचती है, प्रोग्राम में आगे जाके इस पर हम बात करेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि जब भी मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ने लगता है, फितना खान अपना जत्था लेकर पाकिस्तान पर हमलावर हो जाता है। 22 करोड़ अवाम की तकदीर के फैसले जत्थों और फितने बाजों के हाथों में नहीं दे सकते। अब इस पाकिस्तान दुश्मनी के खिलाफ डट जाने का वक्त आ गया है। डट जाना चाहिए, यानी डट जाने का मतलब है कि आप ये गिरफ्तारियां या जो भी इनको रोकने का तरीक़ेकार होते हैं हुकूमतों के पास, वो सब कुछ करना चाहिए है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम के पहले से। मैं बहुत शुक्रिया फवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, तो अब ये जो आपने श्रीनगर हाईवे पे आना है, ये तो अभी इनिशियल प्लान है ना, इसके बाद यहीं पे इधर से आगे भी तो कहीं जाना है, तो उसमें आपको इंतजामिया को बताना भी पड़ेगा, कुछ इजाजतें भी लेनी होती है, तरीकेकार है हर दफा का। तो क्या परेड ग्राउंड होगा, D चौक होगा, ये तय कर लिया है, फिर इंतजामिया को कन्वे कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली एक तरह से ये मॉरल ऑब्लिगेशन भी है ना। आप बताएं कि जी हम ये हजूम लेके आएंगे लोगों का, इसको हमने यहाँ ये हमारा सारा ट्रैक है, ये हमारा पाथ है। अच्छा, 2 बातें हैं। एक पहली बात तो ये है कि हम जो इज्तिमा कर रहे हैं वो इस्लामाबाद में कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो 5 बड़े शहर हैं जिनमें कराची है, कोयटा है, सक्खर है, हैदराबाद है और लाड़काना है, वहाँ पे वो भी उस दिन इस्लामाबाद ही बनेंगे। लिहाजा जो पूरा पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा है उसको हमने इस्लामाबाद में बुलाया है, और जो सिंध और जो हमारा बलूचिस्तान है उनका ये मार्च जो है वो उनके शहरों पे होगा। सो प्रैक्टिकली इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान जो है वो ये 25 तारीख को बाहर निकलेगा और इम्पोर्टेड हुकूमत से अपनी आज़ादी मांगेगा। ठीक है, जहाँ तक इस्लामाबाद आ गए, श्रीनगर हाईवे आ गए, यहाँ पे क्या खिताब होगा, यहाँ से कहीं और मूव करेंगे या यहीं पे आकर जो है आप लोगों का जो सारा इवेंट है यहीं इधर ही होना है?
नहीं, 25 को जब यहाँ आएंगे तो उसके बाद की हिकमत अमली इंशाल्लाह 25 को शाम 3 बजे, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि वो यहाँ पे होंगे, तो 25 को 3 बजे फिर अगली हिकमत अमली जो है वो यहाँ से शुरू होगी। ये हमारी जदोजहद का पहला फेज होगा जब पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचे। अच्छा, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रही थी, जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो कहते हैं कि अगर पुरअमन होगा ये एहतजाज तो हम नहीं रोकेंगे, जैसे कि खान साहब ने आज कहा कि पुरअमन होगा। लेकिन साथ साथ इंटीरियर मिनिस्टर ने ये ऐड किया कि आपका जो पिछला 2014 का जो मामलात थे वो आगे जाके उसमें आप मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के अंदर और जो रेड जोन के अंदर मुख्तलिफ जगह पे जो क्राउड था फिर वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह की सूरत हाल तो नजर नहीं आएगी ना हमें, क्योंकि फिर ये मामलात किधर भी जा सकते हैं। देखिए, बात यह है कि इंटीरियर मिनिस्टर हों या जो भी हों, उनको ये चाहिए कि बजाय इसके कि वो एक छोटी सी एक इंतजामी मामले के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करने के, वो पाकिस्तान की जो तस्वीर है उसको पूरे तरीके से देखें। और पाकिस्तान की तस्वीर ये है कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा और पूरे पाकिस्तान ने इनकी हुकूमत को नाम नहाद इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है और तमाम पाकिस्तान नए इंतखाबात मांग रहा है। और ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर उन्हें अपना दिमाग, अपना जहन, अपनी जो वक्त है वो सर्फ करना चाहिए। फिलहाल ये करना कि ये यहाँ पे ये करेंगे या वो करेंगे, वो हमने इनसे पूछ के करना नहीं है। जो भी हमारी हिकमत अमली है वो हम जाहिर है कि इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब लाखों लोग पूरे पाकिस्तान में बाहर होंगे, हमें पता है क्या कैपेसिटी है राना सनाउल्लाह की और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की। इस वक्त जो ज्यादा बड़ा नुक्ता है वो मेरा ख्याल है उस पर गौर करें, इस चीजों को छोड़ें। चले बड़े नुक्ते के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि कल आप मेरे प्रोग्राम में थे तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि डेट चूंकि पहले इसलिए अनाउंस नहीं की गई थी कि कहीं ना कहीं इंतजार हो रहा है कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट के हवाले से ठोस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों। तो उसका मतलब है कि फिर वो गारंटीज, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो ऐलानात, वो बातचीत में का कोई असर नहीं निकला, इसलिए अब लॉन्ग मार्च जो है ये होगा। जी जाहिर, और मुल्तान में हमने अनाउंस करना था, मुल्तान में इसलिए अनाउंस नहीं किया कि ख्याल था कि इन 2 दिनों में हुकूमत इंतखाबात की तारीख दे देगी। लेकिन बदकिस्मती से इन 48 घंटों में भी हुकूमत जो है उसने ये तारीख नहीं दी। हम अब इससे आगे ये मामला जो है वो ले जाना समझते हैं। हमारा, जिस तरह से इमरान खान ने कहा था मुल्तान में, मसला हमारी ज़ात का नहीं है। अगर ये हुकूमत 2-3 महीने और रह जाए तो सियासी तौर के ऊपर तो हमें इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये जिस तरीके से हुकूमत कर रहे हैं, पाकिस्तान बैठ जाएगा और हम श्रीलंका बनने से सिर्फ इंचेस अवे हैं। और इसलिए मसला ये है कि हमारी ज़ात से बड़ा प्रॉब्लम है, और वो ये है कि अगर हमने ये इस वक्त पाकिस्तान को ये नए इंतखाबात की तरफ नहीं लेके जाते, क्योंकि देखें बहुत सारे यहाँ पे बुजुर्ग महर हैं जो इस मसले को इकोनॉमी का मसला समझ रहे हैं। इकोनॉमी का मसला नहीं है, ये सियासत का मसला है। और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, आपको कोई आलमी इदारा आपसे बात करने को तैयार नहीं है। आपके दोस्त ममालिक जो बहुत ही करीबी दोस्त हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने हमेशा कतई नजर इस बात के कि कौन सी हुकूमत है, उन्होंने अपने हाथ खींच लिए हैं, क्योंकि पहली दफा वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है वो इस हुकूमत के साथ नहीं खड़ी। फवाद साहब, ये एग्जैक्टली यही पॉइंट इस वक्त हुकूमत भी कह रही है कि 25 तारीख को आपको मालूम है IMF के साथ जो है मुज़ाकरात करने में मिफ्ता इस्माइल साहब जा रहे हैं। आप लोग जानबूझ के आपने वो तारीख रखी ताकि एक इस तरह का इंप्रेशन दिया जाए ताकि हुकूमत के लिए वहां मुज़ाकरात करना मुश्किल हो जाए। ये इसलिए आपने सोच समझ के 25 की तारीख रखी? नहीं, हमने चेक कर लिया है पहले। IMF इनसे कोई निगोशिएट करने को तैयार नहीं है। जब आपके सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना जैसे दोस्त ममालिक आपसे मामला तय करने को तैयार नहीं है, तो IMF आपसे कैसे मामला तय करेगा? तो ये जो इस वक्त मामलात हैं वो बड़े, देखिए अगर जिस तरीके से ये, जैसा मैंने दोबारा अर्ज किया, इनका ये गलत फहमी है कि ये इकोनॉमी का मसला है। पूरी दुनिया समझती है ये पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है।
اور اگر آپ اپنی سیاست کو ٹھیک نہیں کرتے آپ اپنی اکانومی ٹھیک نہیں کر پائیں. اچھا آج خان صاحب نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا جی کہ میں اپنی بیوروکریسی کو, اپنی پولیس کو اور اپنی فوج کو ایک پیغام دیتا ہوں. اس میں انہوں نے پر آج جو ان کے ورڈز ہیں میں کوٹ کر دیتی ہوں, فوج بھی ہماری ہے, فوج نے کہا کہ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل رہیں. اچھا اب کوئی ایک مہینے پہلے نیوٹرلٹی کی ڈیفینیشن تو خان صاحب نے خود ہی بتا دی تھی کہ جی حق اور بدی کے درمیان نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا, یو ہیو ٹو پک اے سائڈ. آج یہ نیوٹرلٹی کی ڈیفینیشن کچھ بدل گئی ہے یا اس کا کانٹیکسٹ بدل گیا ہے, کیونکہ آج وہ کہہ رہے ہیں نیوٹرل رہنا ہے تو نیوٹرل رہیے. نہیں, کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا. اب کانٹیکسٹ لیٹ سے یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن میں اگر ایک ذاتی فیصلہ ہے فوج کے کسی جرنیل کا, سپاہی کا, انہوں نے ووٹ کسی نے نون کو دینی ہے, کسی نے پیپلز پارٹی کو دینی ہے, اور ظاہر ہے کہ زیادہ سب نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دینی ہے, یہ ایک ذاتی فیصلہ ہے. لیکن یہ تو نہیں ہم فوج سے ایکسپیکٹ کرتے یا کوئی بھی پارٹی ایکسپیکٹ نہیں کرے گی نا کہ جس نے جس پارٹی کو ووٹ دینی ہے وہ باقیوں سے مورے لگوانا شروع کر دے اس حق میں. سو ہر جو بات ہے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے, نیوٹرلٹی کے کانٹیکسٹ میں عمران خان بات کرتے ہیں. تو یہ تو پک اینڈ چوز ہے نا فواد صاحب, کہ کہیں نیوٹرلٹی کی ڈیفینیشن آپ کے لیے ڈیفرنٹ ہے اور جہاں نیوٹرلٹی کی ڈیفینیشن آپ کو یہ سوٹ کرتی ہے کہ اسٹیپ ان یا بالکل کوئی کام نہ کیا جب وہ نیوٹرلٹی ڈیفرنٹ ہے, کہیں نیوٹرلٹی ایسی ہے کہ جہاں پہ آپ کو یہ چاہیے کہ ہمارے حق میں سپورٹ ہو. تو ہر چیز ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے نا, کانٹیکسٹ کے بغیر تو ابھی آپ کا پروگرام ہے, آپ کا کانٹیکسٹ نکالتے ہیں تو لوگ سمجھیں گے کیا پاگل پن والی گفتگو کر رہے ہیں. کانٹیکسٹ میں ہی گفتگو ہوتی ہے جو سمجھ آتی ہے, اور ہر ڈیفینیشن بھی کانٹیکسٹ میں ہی جو ہے وہ کی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو ہمارا جو کانسیپٹ ہے اس وقت فوج کو اس بات کے اوپر کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ فوج کو اور عوام کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے کر دیں, ظاہر ہے کہ یہ ایک بلنڈر ہوگا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ قطعی طور کے اوپر فوج کو اس میں نہیں آنا چاہیے, اور نہ ہی وہ آئیں گے بہرحال. لیکن اسی طریقے سے جو باقی ہمارے اس وقت جو سچویشن ہے اس میں جو فیصلے ہونے ہیں جو پاکستان کے حق میں ہونے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ تمام اداروں کو, تمام لوگوں کو اپنا حق ادا کرنا. بالکل فواد صاحب, 126 دن پہلے بھی دھرنا دیا تھا اور اسی طریقے سے اس وقت بھی بڑا ایک ماحول تھا, اس وقت تو کافی ایک وائب بھی ڈیفرنٹ تھی, اس لیے کیونکہ بہت زیادہ موافق صورتحال تھی پی ٹی آئی کے لیے. اب شاید اتنی موافق نہ ہو بہت سارے اگر کوارٹرز اور حلقوں کی جانب سے ہم بات کریں, تو اس دفعہ ایسا کیا کریں گے, کیونکہ 2014 میں بھی انہوں نے وہ جو دھرنا تھا وہ اس کی سیاسی طور پہ اس کو برداشت کیا گورنمنٹ نے, obviously کمزور بھی ہوئے لیکن انہوں نے برداشت کیا اس پورے اس کو. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے, اب کیا مختلف ہے ایسا؟ نہیں, وہ تو خیر کانٹیکسٹ ہوتا ہے دوبارہ. پچھلا جو 2016 کا جو دھرنا تھا وہ اتنا کامیاب تھا کہ اس کے نتیجے میں تحریک انصاف اگلے الیکشن میں 150 سیٹیں جیت گئی, اور اس سے پہلے وہ 35 سیٹیں جیتے ہوئے تھے. اگر پارٹی بنی ہے تو وہ پارٹی بنی ہی دھرنے کی وجہ سے ہے. اور اب یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس وقت جو دھرنے کا, اس میں یہ ہے کہ جو عوام کی جو تعداد, عوام کی جو توجہ, جس طریقے سے جوش اور جذبہ جو اب ہے وہ شاید 2016 میں نہیں تھا. اب تو دیکھیے, اور دوسری بات یہ ہے اس بار تحریک انصاف تو صرف ارینجمنٹس کر رہی ہے, لوگ تو خود جو ہے وہ آ رہے ہیں نا جی, اس لیے کہ اس دفعہ بالکل ماحول جو ہے وہ مختلف ہے. جو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی چہمگوئیاں ہیں یہ آپ سن رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ آلموسٹ اس کو فائنلائز کر لیا گیا ہے. اس سے بڑھ کے کچھ لوگ تو یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کا شاید تھوڑا سا ڈیوریشن آگے بڑھا کے کوئی نہ کوئی گنجائش نکالی جائے اور اس کے بعد الیکشن کرائے جائیں. دیکھیں, یہ بات یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے اگر تجربہ گاہی بنانا ہے اور ہر بندے نے آ کے اپنا نیا ہی تجربہ لگانا ہے, اور اسپیشلی جو لوگ جو ہیں وہ پاورز میں ہیں اور جو میٹر کرتے ہیں, اگر ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ تجربے دنیا کر چکی ہے اور کامیاب نہیں ہوئے, مطلب 8 مہینے یا 10 مہینے میں پاکستان میں جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے ان کو پتہ ہے یہاں تو ایک فائل نہیں موو ہوتی, آپ ریفارم کیسے کر لیں گے. اور ہمیشہ ایسے تجربے جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں. واحد تجربہ جو دنیا میں کامیاب ہوا ہے وہ تجربہ ہے کہ عوام کی حمایت سے حکومت اپنی پالیسیز جو ہے وہ لگائے اور پھر عوام کو موقع ملے 4 سال بعد 5 سال بعد کہ وہ اس کو جج کر سکے. دس از دا اونلی ایکسپیریمنٹ جو دنیا کا کامیاب ہوا ہے. اس کے علاوہ باقی تمام تجربے پہ دنیا میں ہو چکے ہیں, ناکام ہوئے ہیں. آپ پھر کرنا چاہتے ہیں, آپ پھر ناکام ہوں گے. بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود کہہ رہے تھے کہ اب یہ جو دھرنا پلس یہ جو لانگ مارچ ہے یہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہوگا,
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को इस्लामाबाद बुलाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये लाड़काना, कराची और मतलब मुल्क के दूसरे और सूबों में भी होगा और वहाँ पर मुख्तलिफ मकामात को चुना जाएगा और वहाँ पर जो है ये एजिटेशन करने का प्लान रखते। बहरहाल कहते हैं कि ये तशद्दुद नहीं होगा, हुकूमत को इनकी इस बात पे एतमाद नहीं है। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी से पूछेंगे। PMLN का तो मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि वो चाहते हैं कि इसको रोका जाए। पीपल्स पार्टी क्या समझती है? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इमरान खान का लॉन्ग मार्च, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। पीपल्स पार्टी चूंकि एक मखलूत हुकूमत है, PMLN कहती है कि हम मुशावरत करने के बाद फैसला करेंगे। कल गालिबन वो इजलास है जिसके बाद ये हतमी फैसले हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी से कमर ज़मान कायरा साहब, मुशीर बराए उमूर कश्मीर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ऑब्वियसली ये खदशा था कि ये लॉन्ग मार्च लेके आएंगे इमरान खान, तो जो मुलाकातें होती रही हैं शहबाज साहब और जरदारी साहब के दरमियान, तो क्या इस पे कोई इत्तफाक़ी राय हो पाया है कि उनको इस्लामाबाद तक आने देना है या कहीं ना कहीं नहीं रोका जाएगा उन्हें? मेरा ख्याल है वज़ीर दाखिला ने जो बात कही है इसमें गवर्नमेंट का मौक़िफ़ उसी को समझना चाहिए और इस पे अगर मुशावरत स्पेसिफिकली होगी तो यकीनन हम आपके साथ मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे, लेकिन अभी तो राणा साहब का जो मौक़िफ़ है उसी को हमें अपनी तौर पर लेना चाहिए। लेकिन वैसे बतौर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आपका क्या ख्याल है कि जमहूरी हक तो है, लेकिन ऑब्वियसली जब इस तरह के आते हैं ग्रुप्स तो फिर इंतजामी मामलात भी उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, तो क्या आने देना चाहिए है या पहले बातचीत करके डिफ्यूज करना चाहिए है या क्या तरीकेकार होना चाहिए? पहली गुजारिश ये है कि बातों से तो वो मानने वाले हैं ही नहीं, उनका पूरा जो किरदार है वो उससे इस बात का गमाज नहीं है। दूसरा ये है कि अगर वो एहतजाज करने आना चाहते हैं, हम भी एहतजाज करने आए थे, लॉन्ग मार्च किया था, 10 दिन हम पाकिस्तान की सड़कों पर रहे, लेकिन हमने पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट नहीं किया, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, हमने कोई नुकसान नहीं होने दिया और उसके एंड में हमने एक जमहूरी रास्ता इख्तियार करते हुए हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद किया। अगर तो खान साहब ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहते हो तो बिल्कुल उनका हक है, ये उनका आइन भी उनको हक देता है, कानून भी हक देता है, सियासत भी हक देती है। लेकिन अगर वो इस बात के दाई हैं कि मैंने आना है और मैं ताकत के जोर पे हुकूमत को मजबूर कर दूंगा, मैं रास्ते ब्लॉक कर दूंगा, मैं सड़कें ब्लॉक कर दूंगा, मैं बिल्डिंगों पे कब्जे कर लूंगा, और उनका माजी भी इस बात का गवाह है कि वो ऐसा कर चुके हैं और करने का इरादा रखते हैं, तो फिर हुकूमत को सोचना होगा। अगर खान साहब कानून हाथ में लेने आ रहे हैं तो कानून उनको हाथ में ले लेगा, ये उनको सोचना चाहिए। लेकिन अगर वो पीसफुली आना चाहते हैं, हुकूमत को अश्योर करते हैं और क्योंकि उनका माजी इस बात का इससे मुखालिफ है, लिहाजा उनको अश्योरिटी देनी होगी और वो आए बिस्मिल्लाह। लेकिन इसके बारे में हतमी फैसला जो है वो हमारी हुकूमत करेगी और जो फैसला करेंगे वो सब मिलकर ही करेंगे। ठीक है। इस तरह के हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में कायरा साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इसमें गलतियों की गुंजाइश रहती है। कुछ गलतियां क्या हुकूमत की साइड से भी, कुछ गलतियां जो दूसरी तरफ ऑपोजिशन होती है उससे भी होती है। तो ये इस तरह के हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में जो गलतियां हैं इनको कैसे इनसे बचा जाए, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। जो सियासी तौर पे इस तरह के हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में डे टू डे गलतियों की भी बड़ी गुंजाइश होती है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बड़ी साहिब बात है, राइट, फुल आपकी थिंकिंग है। गलतियों से बचना चाहिए। हुकूमत वक्त गलतियों से बचने का क्या तरीका इख्तियार कर सकती है, वो अपने इत्तेहादियों से बात करेगी। उन्होंने आपको यही कहा है मुस्लिम लीग ने कि हम अपने इत्तेहादियों से बात करने के बाद वसी पर मुशावरत करेंगे और फिर आपसे आपको बताएंगे कि हम इस मामले को कैसे हैंडल करना चाहते हैं। खान साहब मामला को बिगाड़ना चाहते, खराब करना चाहते। उनका माजी इस बात का गवाह है कि वो पार्लियामान पे तो चढ़ दौड़ना चाहते थे, वो प्रेसिडेंट हाउस पे चढ़ दौड़े, उन्होंने PTV को जाके उस पर जो कुछ किया, जो उन्होंने पुलिस के मुलाजिमीन के साथ किया, वो उनका माजी है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि हाँ, बड़े तदब्बर और तहम्मुल से उनको भी फैसले करने चाहिए। उनको सियासी तौर पे अपना राइट इस्तेमाल करना चाहिए जो आइन और कानून देता है,
वो दायरे के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करें जिस तरह हमने किया है। हाँ, लेकिन कारी साहब अभी तक हम देख रहे हैं तो वो जो भी सियासी दबाव इमरान खान डाल रहे हैं, बज़ाहिर नफसियाती तौर पे हुकूमत वो दबाव कबूल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मईशत के हवाले से जो टफ फैसले करने हैं, हालांकि इत्तेहादियों ने बड़ा कॉन्फिडेंस भी दिलाया जी कि कीजिए, आपने कीमतें बढ़ानी है सब कुछ, लेकिन कर नहीं पा रहे ये फैसले। ये एहसाब के ऊपर क्या कोई दबाव है या कोई पोलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा है? मारिया मेमन साहबा, ये बात मैंने कई चैनल से सुनी है, काफी दिनों से सुन रहा हूँ और हैरान हूँ, इसका जवाब भी दे रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दोस्त इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये क्या वजह है? शायद मैं सही नहीं बयान कर पा रहा। देखिए, आपने एक फैसला करना है। क्या फैसला है? मुश्किल क्या है? फैसला करना कौन सा पहाड़ है? फैसला तो बड़ा सीधा सा है कि जी बिजली के रेट बढ़ा दें, तेल के रेट बढ़ा दें, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है और हम अफोर्ड नहीं करते इतना डिफरेंस, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, आवाम पे ये बोझ पासान करें। लेकिन उसकी अपने रिपरकशन है। अब उसका तरीकाकार काउंटर करने का एक तो ये है कि आवाम पे बोझ डाल दिया जाए, दूसरा है कि उसको स्टैगर कर दिया जाए, कुछ बोझ आवाम पे ट्रांसफर किया जाए, कुछ खर्चे कंट्रोल किए जाए और कुछ कंजम्पशन कंट्रोल की जाए। जिस तरह बिजली है उसकी बचत के सामान ढूंढे जाए, तेल की बचत के सामान ढूंढे जाए, तरीकाकार ढूंढे जाए, और फिर डॉलर के ऊपर आने वाले दबाव को कम करने के लिए कुछ तरीकाकार किया जाए ताकि पैसा रुपया मुस्तकम हो। ये सारी क्लब चीजें एक मुश्किल एनवायरनमेंट में खान साहब डाल के गए थे हमें, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए फर्ज करें हमने एक फैसला किया है कि जी हम बाहर से तायशात का सामान, ये गाड़ियां, ये बाकी चीजें जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, हम ये बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। तो ये अपने तौर पे बैठ के क्या हुकूमत वक्त एक दिन में कर सकती है? या आप एक दुनिया के साथ एक मामला कर रहे हैं, WTO के आप मेंबर्स हैं, आप दुनिया के साथ बायलैटरल ट्रेड करते हैं, आप उनकी अशिया को अपने मुल्क में आने के बैन कर दे, ओके कर दिया, उसके जवाब में अगर वो भी बैन कर दे, आपकी एक्सपोर्ट बंद हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपने दुनिया को पहले कायल करना है, उन फोरम्स को कायल करना है कि हम इस वक्त जिस मुआशी हालत का शिकार है, हमारी मजबूरी है कि हम ये लग्जरी आइटम्स को कम करें और जरूरी आइटम्स के साथ हम ट्रेड करें। आप हमारी इस मजबूरी को समझिए। इसमें अगर 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते लगे हैं तो ये पाकिस्तान के मुफाद का फैसला है। ठीक है, ये यूनिलैटरल अपने तौर पे बैठ के फैसला नहीं हो सकता। लेकिन कुछ फैसले जल्द भी करने ना, फॉर एग्जांपल IMF से जो मुज़ाकरात करने थे उससे पहले भी सख्त फैसले करने थे। बहरहाल हुकूमत जा रही है वहाँ पे जो गुफ्तगू करेंगे 25 तारीख को। ये जो कुछ हुआ, ये जो फैसले हुए हैं, इसको IMF के साथ ये एग्री टर्म्स है, IMF ने इसको सपोर्ट किया है चाहिए। तो ये चीजें भी तो है ना, एक सिर्फ ये नहीं है कि IMF ये डिमांड कर रहा है, हम उसके मुतबादल कुछ एक्ट कर रहे हैं, कुछ तजावीज़ दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ वक्त दरकार है। आप प्लान करेंगे कि हमने 100 से कायरा साहब वो वक्त है आपके पास या नहीं है? क्योंकि PMLN के अंदर एक सोच है कि हमें असेंबली तो डिसॉल्व करके इलेक्शन में चले जाना चाहिए और वो आवाज मजबूत होती जा रही है PMLN के अंदर। ये किसने कहा आपको? पता नहीं क्यों कोई 72 घंटे देता है, कोई 2 दिन देता है, कोई 6 दिन देता है। नहीं सर, मैं 72 घंटे नहीं दे रही, मैं कह रही हूँ उस सोच के में मजबूती आती जा रही। मैंने कोई टाइमलाइन नहीं दी, मैंने सिर्फ एक कहाँ से मजबूती आई है? कोई सवाल तो बता देना। शेख रशीद के कहने से मजबूती नहीं सर, PMLN के लोगों से जब आप गुफ्तगू करें तो ये वो इस बात के बारे में बहुत वोकल हैं अब ऑफ द रिकॉर्ड। मैं उस बेसिस पे सवाल ये पूछ रही हूँ कि पीपल्स पार्टी को क्या फीलर्स मिल रहे हैं? जो गवर्नमेंट का बड़ा खुला स्टैंड है, मैं तो उसका बयान कर, बाकी कोई मेंबर अपनी इंडिविजुअल राय देता है, उसका हक है, वो जो अपनी राय रखता होगा। मैं तो PMLN की उस राय का कायल हूँ जो वो हुकूमत में बैठ के या उनके जिम्मेदारान दे रहे हैं। वो क्या है? वो ये है कि हम मुश्किल फैसले करेंगे लेकिन सारा बोझ अवाम पे पास नहीं करेंगे। आप इत्तेहादी सारे इस बात से तैयार हैं, राजी हैं कि हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन वो मुश्किल सारी ये तो नहीं है ना कि आप सारी आवाम के ऊपर बोझ डाल दें। ये तो मुश्किल का हल नहीं है। तो आप दीगर फैसले भी करेंगे और उसके लिए थोड़ा वक्त है। हमारे पास वक्त है, हमें वक्त की किल्लत नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये बात आ गई कि जी बड़ा थोड़े दिन रह गए हैं, बड़ा प्रेशर आ गया है। क्या प्रेशर है? ये प्रेशर है कि हम आवाम के ऊपर ये गोला नहीं बरसा रहे, इसके मुतबादल रहे।
صحیح، بہت شکریہ. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ دباؤ موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کہیں جا رہی ہے. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اڑائی جاتی ہیں. عمران خان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ضرور اسلام آباد آئیں، لیکن ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے پچھلا، اس سے جو ہے خدشہ یہ ہے کہ یہ بات ایک پرتشدد یا خاص طور پہ جو شہروں کو بلاک کرنا، یہ ایک انکنوینئنس کی طرف جو ہے یہ سارا معاملہ جا سکتا ہے. سو یہ کہنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا. بہرحال جو زرداری صاحب سے شہباز صاحب کی آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں جو بھی لائے عمل طے ہوا ہے، بہرحال ابھی وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے. موقف وہی ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب کا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا موقف کیا ہے آپ کو کوئکلی سنا دیں خان صاحب کے اس لانگ مارچ کے حوالے سے. وہ پنڈی کا شیطان ایک بے غیرت انسان کہتا ہے کہ جی میں خون نہیں لانگ مارتا. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ عدم اعتماد کے بھی حق میں کوئی اتنی پرجوش نہیں تھی، لیکن جب متحدہ اپوزیشن نے فیصلہ کیا تو پھر ہمیں ساتھ چلنا پڑا. پاکستان مسلم لیگ نون کا زیادہ رجحان یہی تھا کہ ہمیں الیکشن میں جو ہے وہ جانا چاہیے. بہرحال پی ایم ایل این کی یہ سوچ ہے. پیپلز پارٹی نے بھی فی الحال اس کے بارے میں حتمی طور پہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. صحافیوں کے خلاف ایف آئی آرز پہ ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں پاکستان میں اس وقت. آج پھر کچھ ایف آئی آرز منظر عام پہ آئی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایف آئی آرز اور مزید ایف آئی آرز. اے آر وائی نیوز کے اینکر ارشد شریف، صابر شاکر، بلکہ اب تو آج عمران ریاض خان جو ایک صحافی ہیں ان کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر سامنے آئی ہے. سمیع ابراہیم کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی ہے ملک کے مختلف حصوں کے اندر. تو اس حوالے سے لگتا ہے کہ کافی بوکھلاہٹ ہے جو بھی یہ کروا رہا ہے. کوئی پتہ نہیں اس نے اس حوالے سے کیا ہیز ہی تھاٹ دس تھرو، کیونکہ کل جو ہے سپریم کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ اس معاملے کا نوٹس بھی لیا تھا. سینئر صحافی ارشد شریف اور صابر شاکر کے بعد جو آج سمیع ابراہیم اور عمران ریاض پر بھی درج ایف آئی آرز منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں. گزشتہ روز ایف آئی آر درج کرنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رات 11:30 بجے کیس کی سماعت کی تھی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ارشد شریف کی حفاظتی ضمانت 20 روز کے لیے منظور کی ہے. عدالت نے پولیس کو ارشد شریف کی گرفتاری سے روک دیا ہے اور پیر کے روز ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے. کل خالی یہی نہیں ہوا، ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، ڈاکٹر شیری مزاری کی گرفتاری پر جو عدالتی تحقیقاتی حکم ہے وہ بھی سامنے آیا. وہاں پہ بھی رات کو عدالت لگی اور پھر گزشتہ رات اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر شیری مزاری کو بھی رہا کرنے اور حکومت کو ان کی گرفتاری سے متعلق عدالتی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چودھری صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ماہر قانون. فیصل صاحب آج کل بہت ایکٹیو ہے، پٹیشنز پہ پٹیشنز جو تمام عدالتی معاملات ہیں اس میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ لیٹس اسٹارٹ فرام دا بیسک. اگر کسی صحافی کے تجزیے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، برا لگ گیا، اس کو غصہ آ گیا، تو مطلب وہ ایف آئی آر کرا دے گا؟ اس کا مطلب یہ نارمل پریکٹس ہے؟ اگر آپ کو کسی کا تجزیہ برا لگا تو ایف آئی آر کرا دیں، یہ ٹھیک ہے، لیگل ہے؟ دیکھیے، ایف آئی آر کرانا اگر کوئی جرم ہو وہ تو کسی کا بھی حق ہے، لیکن اس طرح سے ایف آئی آرز کرانا جو ہے یہ خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے. اور سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں ان کے خلاف بھی ہے. یہ ارشد شریف صاحب کی پروٹیکٹیو ویل اور ڈاکٹر شیری مزاری صاحب کی جو پٹیشن ہیں کل ہم نے فائل کی اور اس میں کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا اور انہوں نے رات گئے جو سارے معاملات، کیونکہ میڈیا پر رپورٹ ہو چکے ہیں لہٰذا اس پہ بات کرنا دوبارہ. قانون کے مطابق ایک واقعے کی، ایک وقوع کی ایک ایف آئی آر ہوتی ہے، اور جہاں تک صحافیوں کا تجزیہ جو ہے اگر تو وہ ود ان دا لا ہے یا اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ قوانین ایسے ہیں ریاستی اداروں سے متعلق جو کہ اگر آپ فار ایگزامپل کسی بھی صحافی کو یہ تو نہیں اجازت دی جا سکتی کہ وہ اپنے تجزیوں کے ذریعے یا اپنی رائے کے ذریعے اداروں میں تقسیم کرے یا ان کو ریڈیکیول کرے. لیکن اگر کوئی صحافی جو ہے وہ اس طرح سے یا کوئی بھی تجزیہ نگار جو ہے وہ اپنی حدود سے باہر جاتے ہیں، آئین اور قانون کے سے باہر جا کے کرتے ہیں، تو اس پہ اگر ایف آئی آر ہوتی ہے تو یہ سیٹل لا ہے. اب لارجر بینچ سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ آپ ایک واقعے کی ایک سے زیادہ ایف آئی آرز نہیں کر سکتے. یہ پرنسپل ہے. یہ محترمہ بینظیر شہید بھٹو شہید کے کیس میں بھی ہوا اور جیو نیوز کا ایک مقدمہ تھا اس میں بھی ہوا اور ایک عام
लिटिगेंट थी, सुगरा बीबी केस, उसमें भी 5 मेंबर बेंच ने फैसला दिया। अब जो नज़र आ रहा है ये एक पैटर्न के तहत जो है, यानी तकरीबन जो तमाम FIRs हैं एक तो आप देखिए कि ज़्यादातर सिंध में हो रही है जी, और सुबह सिंध जो है वो इस वक्त एक जो है वो एक ऐसा प्रो एक्टिव सिंध गवर्नमेंट जो है वो इन FIRs को लॉन्च करवा रही है और टारगेटेड स्टिंग ऑपरेशंस लग रहे हैं इन जर्नलिस्ट्स के खिलाफ जो कि फियरलेसली क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। और एक या दो खास मीडिया ग्रुप्स हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है और 10-10 FIRs की जा रही हैं, बलूचिस्तान में भी हो रही हैं। टोटल कोई 3 दर्जन है जो गिनी है हमने, 3 दर्जन हो चुकी और अभी मुसलसल आई थिंक जारी हैं। कल अरशद शरीफ साहब की जो पिटीशन पे हमने ऑर्डर लिया उनको प्रोड्यूस करने का, तो वहाँ से लेके शाम तक जब हम 11:30 बजे वहाँ पे पेश हुए तो एक FIR जिसमें हमने प्रोटेक्टिव बेल उनकी मांगी थी, उसके अलावा तकरीबन 4 या 5 जो है वो और दर्ज हो चुकी थी। अब मुझे पता चल रहा है शायद 7 या 8 हो चुकी हैं। इसी तरह जमी इब्राहिम के खिलाफ भी है, इमरान रियाज का भी मुझे पता चला है और मजीद और शायद किसी और जर्नलिस्ट के खिलाफ भी, साबिर शाकिर साहब के पास है। अब इशू ये है कि अगर आपने कोई चीज़ करनी भी है, प्रॉब्लम ये है कि ये हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जो इस वक्त वफाकी हुकूमत में भी हैं, वो कोई काम भी जो है वो आइन और कानून के मुताबिक करने को तैयार नहीं और वो एक ऐसा बहीमाना ऑपरेशन करना चाह रही हैं। सबसे पहले आके अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जो कि शब दुआ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में शब कदर में दुआएं मांग रहे थे, उनको एंटी रिलीजन लॉज के तहत बुक कर दिया गया, उस पर अदालत ने एक्शन लिया। इसीलिए आज आपने डॉक्टर शरीफ मज़ारी का जो ऑर्डर है अगर आप पढ़ें तो अदालत ने ये कहा है कि ये बार बार डायरेक्शंस के बावजूद ये हो रहा है। वहाँ पे एडमिशन हुआ, वफाकी हुकूमत ने कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने किया जी, सेक्रेटरी दाखिला ने किया जी, हमें तो किसी ने बताया भी नहीं। जो फिर इस पे उनकी सर्जनिश भी हुई, अपना ब्रह्मी का इज़हार किया, उन्होंने कहा कि ये तो बक स्टॉप्स ऑन यू, ये कैसे आप कह सकते हैं। इसी तरह चीफ कमिश्नर साहब ने उसका कोई जो उनके लोगों ने बताया, डिप्टी कमिश्नर जो है उन्होंने कहा कि वो चीफ कमिश्नर साहब को कोई लेटर आई थी, उन्होंने वो भेज दी और उस पे IG को नहीं पता, उस पे किसी को नहीं पता, ना वारंट्स दिखाए, ना उसका एक उसका तरीक़ेकार है हमारे। देखिए जब कोई दूसरे प्रोविंस में आता है, फेडरल कैपिटल टेरिटरी से आपने किसी को लेके जाना है, तो यू हैव टू इन्फॉर्म, देन यू हैव टू प्रोड्यूस देम बिफोर द जुडिशरी और जजेस जो हैं फिर उसके ऊपर एक गारंटी ले सकते हैं वो वो सारा प्रोसेस तो उथल पुथल कर दिया ना। अब जो कल एक रिलीफ मिला है वो मंडे को कल वो पेश होंगे अदालत में, ये कहा गया है, तो उसके बाद भी कोई खतरा है? मेरी ख्वाहिश है, मेरी ऑब्वियसली बीइंग द लॉ ऑफिसर और मैं उनका वकील भी हूँ, तो मेरी ये शदीद तरीन ख्वाहिश है कि वो अदालत के सामने पेश हो जाएं। मुझे ये भी खतरा लाहक है कि उनको अदालत में जाने से पहले ही कहीं पे जो है वो ऐसी फील्डिंग लगा के या कोई रैकी करके उनको जो है उठाना लिया जाए, तो उनको अदालत में आने दिया जाए, अदालत में आके वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल लेंगे। फिर जो FIR जो आपने दर्जनों के हिसाब से कर दी हैं, बेसिकली तो ये होता है ना कि वो टीज करने के लिए, यानी एक हाई कोर्ट फिर दूसरी हाई कोर्ट फिर तीसरी हाई कोर्ट, डेली वहाँ पे तारीखें पढ़ेंगी, आपको एक सबक सिखाया जाएगा कि आप लाइन टो क्यों नहीं कर रहे, या आपने एक स्पेसिफिक जो बयानिया जो आप रखवाना चाह रहे हैं आप उसको टो नहीं कर रहे हैं, और जो टो नहीं करेगा फिर उसके ऊपर जो है हयात तंग कर दी जाएगी। और अदालतों के जो है मुख्तलिफ अदालतों में, कभी एक सूबे में, कभी दूसरे सूबे में, कभी तीसरे सूबे में, वो अदालतों की तारीखें डलवा के, और देखिए पैटर्न क्या है, पैटर्न है कि इस्लामाबाद के हदूद में नहीं करना, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो खुदा के फजल से वो फंडामेंटल राइट्स पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, नज़र ये आ रहा है, उसलिए उनकी जो है जुरिस्डिक्शन से बाहर ये किया जाए। बहरहाल ये इसको जो है हम सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाना चाह रहे हैं। तो और अब जैसे कल जो होगा, कल अगर प्रोटेक्टिव बेल होगी तो उसके बाद जो बाकी FIRs हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा, और जो बाकी 2-3 सहाफ़ी और भी हैं वो भी इंडिविजुअली जाके फिर अपनी प्रोटेक्टिव बेल्स करवाएंगे? देखिए उसका तरीकाकार तो है कि दे विल हैव टू गो अपीयर बिफोर द कोर्ट उनको बेल देगी, और बेल देने के बाद जो आगे फिर उन FIR से मुतालिक लाएमल है फिर उसके बाद तय किया जा सकता है। अब तक तो
ان کو جو رسپائٹ ہے تھوڑا سا ان کو روم ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنی جو قانون کے مطابق ان کو حقوق حاصل ہیں ان کے مطابق وہ جو بھی رسپیکٹو کورٹس ہیں وہاں پہ جائیں, وہاں پہ ریلیف سیک کریں, بیلز وغیرہ لینی ہے, جو بھی کرنا ہے. لیکن اس سے بہتر ہے جی کہ یہ اس قسم کے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں اس کو آپ روک دیں, بیکاز اس سے پہلے بھی جب اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا, آوازیں بند نہیں ہوتی, اور ایٹ لیسٹ اگر یہ کوئی اس طرح کی کارروائی کرنی ہے تو طریقہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اس میں تھوڑی سی سوفسٹیکیشن اور فنیس لے کے آئے. یہ اتنے بھونڈے طریقے سے صحافیوں پہ ملک کے مختلف طول و عرض میں FIR کرانے سے ان کو تو کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا, تھوڑی دیر کے لیے ایک ذرا ضرور ایک انکنوینئنس ہوگی, لیکن یہ ایکسپوز ہو جاتی ہے اس طرح کی سوچ جو چاہتی ہے کہ پاکستان میں کسی بھی طریقے سے ایک جسے کہتے ہیں مختلف آوازوں کا جو مجموعہ ہے جہاں پہ ہر طرح کا ویو ہے اس میں خالی ایک طرح کے ویو کے لیے سپیس رہے, دوسرے ویو کو خاموش کرایا جائے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.